आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है माया डोलस और मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स की। एक ऐसा खौफनाक दौर जब शहर की सड़कों पर कानून और अपराध का सीधा खूनी टकराव हो रहा था। 450। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये वो 450 राउंड गोलियां हैं जो दिन के उजाले में मुंबई के एक पॉश रिहायशी इलाके में पूरे 4 घंटे तक चलीं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस पूरी मुठभेड़ को न्यूज़ कैमरों के जरिए सीधा लाइव दिखाया गया था। इस मंजर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इतनी बड़ी और हिंसक गोलीबारी रातों रात तो शुरू नहीं हो गई थी, है ना? इसकी जड़ें तलाशने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा, ठीक 1980 के दशक की शुरुआत में। अक्सर एनकाउंटर शब्द सुनते ही 90 का दशक याद आता है, लेकिन मुंबई में इस आक्रामक रणनीति की शुरुआत 1982 में ही हो गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी वजह कोई अनपढ़ गुंडा नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा केमिस्ट्री ग्रेजुएट था, मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिसे दुनिया मन्या सुर्वे के नाम से जानती है। झूठे आरोप में जेल जाने के बाद नवंबर 1979 में वो यरवदा जेल से भाग निकला। 1980 आते आते उसने अपनी गैंग बना ली और डकैतियां शुरू कर दी। उसकी रणनीति इतनी तेज थी कि उसने सीधे दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को चुनौती दे डाली। आखिरकार जनवरी 1982 में पुलिस ने एक खुफिया टिप के आधार पर उसे घेर लिया। मन्या सुर्वे की मौत को ही मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में पहला आधिकारिक एनकाउंटर माना जाता है। मन्या सुर्वे के खात्मे के बाद लगा था कि अपराध का ग्राफ गिरेगा, पर असल में अंडरवर्ल्ड और भी खूंखार हो गया। यहीं से एंट्री होती है डी कंपनी के कुछ सबसे बेरहम चेहरों की, जिन्होंने पुलिस को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। 1990 के दशक के शुरुआत तक दाऊद इब्राहिम का दबदबा पूरी तरह कायम हो चुका था और उसके नेटवर्क में दो बेहद खतरनाक नाम जुड़ चुके थे। एक तरफ था माया डोलस, बेहद शोर मचाने वाला, गालियां देने वाला और एकदम लापरवाह इंसान जो खुलेआम वसूली और धमकियों का धंधा चलाता था। वहीं दूसरी तरफ था उसका साथी दिलीप बुआ। दिलीप का मिजाज माया से बिल्कुल उल्टा था। वो बेहद शांत, ठंडे दिमाग वाला और एक अचूक शार्प शूटर था। कहा जाता है कि जब दिलीप बुआ की उंगली ट्रिगर पर होती थी तो कोई उसका ध्यान नहीं भटका सकता था। आग और बर्फ के इस जानलेवा कॉम्बिनेशन ने मुंबई के व्यापारियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। शुरुआत में ये दोनों दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते थे। माया डोलस पहले अशोक जोशी गैंग में था, फिर डी कंपनी में आया और दाऊद के वसूली रैकेट्स संभालने लगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में वफादारी ज्यादा दिन नहीं टिकती। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब माया और दिलीप ने दाऊद को ही धोखा दे दिया। उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोने का कंसाइनमेंट चुरा लिया और दाऊद को ही चुनौती देते हुए अपनी खुद की स्वतंत्र गैंग बना ली। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत उन्हें बहुत जल्द चुकानी पड़ने वाली थी। और इसी बगावत ने नींव रखी उस ऐतिहासिक घटना की जिसे आज 1991 के लोखंडवाला शूटआउट के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जंग जो दिन दहाड़े पूरे 4 घंटे तक चली। दाऊद से दुश्मनी मोल लेने के बाद माया डोलस और दिलीप बुआ अब पुलिस और अंडरवर्ल्ड दोनों के रडार पर थे। 16 नवंबर 1991 को एडिशनल कमिश्नर आफताब अहमद खान के नेतृत्व वाली एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को एक बेहद सटीक टिप मिली। कहा तो ये भी जाता है कि ये टिप खुद दाऊद के नेटवर्क से ही आई थी। एटीएस की 17 सदस्यों की टीम तुरंत लोखंडवाला के स्वाति बिल्डिंग पहुंची और फ्लैट नंबर 002 और 003 को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन समर्पण की जगह अंदर से सीधे गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उस दिन का मंजर कैसा था, इसे बयां करने के लिए ये एक वाक्य ही काफी है। 450 राउंड फायर किए गए, मानो गोलियां ही आपस में बात कर रही हों। एक शांत, उच्च मध्यम वर्गीय रिहायशी इलाका अचानक किसी युद्ध के मैदान में बदल गया था, जहां हर तरफ सिर्फ AK-47 और पुलिस की बंदूकों की गूंज थी। 4 घंटे तक चली इस खूनी मुठभेड़ का अंजाम बेहद खौफनाक था। कुल 7 गैंगस्टर मारे गए। माया डोलस का शरीर पूरी तरह छलनी हो गया था। उसे करीब 100 गोलियां लगी थीं। उसका शांत साथी दिलीप बुआ भी फ्लैट से निकलकर अपनी कार तक भागने की कोशिश करते हुए मारा गया। लेकिन इस कामयाबी के बीच एक गहरा रहस्य भी छूट गया। फ्लैट के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल का शव भी मिला था। क्या वो कोई खुफिया खबरी था या खुद अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ था? इसका पुख्ता जवाब कभी सामने नहीं आ सका।
लोखंडवाला की इस घटना ने सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बटोरी, बल्कि मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके को भी एक नई दिशा दी। अब अंडरवर्ल्ड की सफाई को पूरी तरह से संस्थागत बनाया जा रहा था। इस भारी गोलीबारी के बाद पुलिस विभाग में एक नई नीति ने जन्म लिया, जिसे पंजाब सॉल्यूशंस का नाम दिया गया। मूल रूप से ये रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पंजाब में आतंकवाद को कुचलने के लिए बनी थी, लेकिन अब इसे मुंबई जैसे महानगर में अर्बन क्राइम कंट्रोल के लिए लागू कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के एक खास समूह को असीमित शक्तियां दी गईं, जिनका सीधा लक्ष्य खूंखार गैंगस्टरों का सफाया करना था। मीडिया और जनता ने इन अधिकारियों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम दिया। इनके आधिकारिक आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। प्रदीप शर्मा के नाम 113 एनकाउंटर दर्ज हैं, प्रफुल्ल भोसले के 90, दया नायक जो कभी एक साधारण सा काम करते थे और बाद में इतने बड़े अधिकारी बने, उनके नाम 83 एनकाउंटर हैं, और विजय सालस्कर के 80। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उस दौर में माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए कितनी बड़ी मुहिम चल रही थी। इस आक्रामक रणनीति के नतीजे बड़े पैमाने पर सामने आए। 1982 में शुरू हुआ ये सिलसिला 2003 आते आते एक विकराल रूप ले चुका था। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान लगभग 1200 कथित अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ों में मार गिराया गया। कुछ समय के लिए ऐसा जरूर लगा कि माफिया की कमर टूट गई है, लेकिन असीमित ताकत कभी भी बिना गंभीर सवालों और विवादों के नहीं आती। इस दौर की विरासत काफी अशांत और उलझी हुई रही। जैसे जैसे एनकाउंटर्स की गिनती बढ़ी, मानवाधिकार आयोगों और अदालतों की तरफ से गंभीर सवाल उठने लगे। कई मामलों में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। विवाद सिर्फ काम करने के तरीकों पर नहीं, बल्कि पैसों पर भी था। लोखंडवाला शूटआउट के बाद ही आरोप लगा कि फ्लैट से 70 लाख रुपए नकद मिले थे, जबकि आधिकारिक रिकॉर्ड में सिर्फ 15 लाख ही दिखाए गए। 2004 में जाने माने अधिकारी दया नायक पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की याचिकाएं दायर की गईं, जिससे इस पूरी रणनीति पर एक गहरा दाग लग गया। इन तमाम विवादों के बावजूद इस दौर ने भारतीय पॉप कल्चर को गहराई से प्रभावित किया। शूटआउट एट लोखंडवाला और अब तक 56 जैसी फिल्मों ने इन घटनाओं को सिनेमा के पर्दे पर अमर कर दिया। हालांकि माया डॉलर्स की मां ने फिल्म के रिलीज के वक्त ये कहते हुए कोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। खैर, इन फिल्मों ने इस दौर को हमेशा के लिए एक किंवदंती जरूर बना दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा नैतिक प्रश्न सामने खड़ा होता है। क्या ये एनकाउंटर किलिंग्स एक बेकाबू घोड़ा थी जिसने कानून व्यवस्था को ही किनारे कर दिया, या फिर मुंबई को अंडरवर्ल्ड के चंगुल से आजाद कराने के लिए ये एक जरूरी बुराई थी? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है।